हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 विच इज़ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, खनिज और शक्ति संसाधन। इससे पहले हम क्लास 6 की 7th की ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा इसके भी चैप्टर जो 2 हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन वीडियोज़ को भी पहले देख लें और सीक्वेंस से आगे बढ़ें। तो इस चैप्टर में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी, डेली लाइफ से जुड़ी हुई भी हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो सोशल साइंस आप पढ़ते हैं ये आपकी सोशल लाइफ से भी जुड़ी हुई चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। तो ये चैप्टर भी कुछ ऐसा ही है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, किस तरह से जो माइनिंग होती है, खनन होता है मिनरल्स का, उसके बारे में जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडिया में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा यूजेस एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स देखेंगे कि भाई जो खनिज हैं उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, खनिजों का उपयोग क्या क्या है। इसके बाद पावर रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे। शक्ति संसाधन या फिर ऊर्जा संसाधन कह सकते हो, कहीं कहीं पर आपको पावर के बदले एनर्जी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। और पावर रिसोर्सेज के जो टाइप हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो काफ़ी बड़ा भी ये चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी चैप्टर है। ये सभी टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंट है इसमें। सबसे पहले बात करेंगे खनिज की। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है खनिज कहलाता है और सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है ये चीज़, तो सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं मिलेगा। किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में ये संकेंद्रित होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया होगा या फिर शैल होगी, रॉक होगी, वहाँ पर मिलेगा आपको ये। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ से माइनिंग नहीं हो सकती। तो ऐसी जगह है आर्कटिक महासागर या तो फिर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपको पता ही है कि बर्फ से ढका हुआ है, तो वहाँ से माइनिंग कैसे करेंगे। तो ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ से हम उनको मतलब ले नहीं ले सकते, एक्सेसिबल नहीं है, ये पहुँच नहीं है हमारी। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं, अलग अलग तरह से ये मतलब निर्मित होते हैं। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के बनते हैं, ये ध्यान रखना। प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं, यानी कि इंसान नहीं बनाता इनको, ये नेचुरली बनते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। भाई उनका रंग कैसा है और हार्डनेस कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, इन सभी के आधार पर जो है ये पहचाने जाते हैं। बाकी चीज़ें आगे जानते रहेंगे आप इसके बारे में। आप जो है शैल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होगा। अगर देखो किसी चट्टान का, रॉक का रंग जो है वो नीला है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें तांबा है। तो ऐसे ही पता लगाते हैं ये कहाँ पर कौन सा मिनरल है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। और अगर बात करें कंपोजिशन की, तो बेसिस ऑफ कंपोजिशन हम खनिजों को अगर देखें तो ये 2 तरह के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो सबसे पहले बात करेंगे मेटेलिक यानी धात्विक खनिजों की। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है और धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें चमक की विशेषता होती है। ध्यान रखें, तो जो धात्विक खनिज है स्पेशली इनकी ये पहचान है। और इसके कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो ये है लौह अयस्क, बॉक्साइट। ये एल्यूमिनियम का एक तरह से अयस्क है, इससे एल्यूमिनियम बनता है बॉक्साइट से। मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। कुछ जो आप मेटल यूज करते हो ना डेली लाइफ में, उनके कुछ अयस्क होते हैं जिनके अलग नाम है, यानी कच्चे रूप में जो हमें मिलता है ना, उसका नाम कुछ और होता है और रियल वो कुछ और होता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब देखो जो खनिज हैं, जो कि मैंने आपको बताया 2 भागों में बटे हुए हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। अब जो धात्विक है ना, ये भी 2 भागों में बटे हुए हैं। ये होते हैं लौह, अलोह, फेरिस, नॉन फेरिस। अब इन्हीं का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। धात्विक खनिज जो हैं ये 2 प्रकार के जो होते हैं, लौह और अलोह। तो लौह होते हैं जिसमें लोहा पाया जाता है और इसमें लौह सामग्री आपको मिलेगी। लौह अयस्क इसका एग्जाम्पल है, मैग्नीज इसका एग्जाम्पल है
और क्रोमाइट जो है वो भी लोह धात्विक खनिज का एग्जाम्पल है। फिर आते हैं अलोह, जिसमें यानी कि लोहा नहीं पाया जाता। तो ये ऐसे मिनरल्स हैं सोना, चांदी, तांबा या फिर सीसा। अब बात कर लेते हैं सेकंड हमारे मिनरल की, जो कि है अधात्विक यानी नॉन मेटेलिक। तो ये नॉन मेटेलिक जो है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है भाई, इसमें मेटल नहीं होता, यानी कि धातुएं इसमें नहीं होती हैं। ये कुछ इस तरह के होते हैं खनिज, जैसे कि चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम। तो इन खनिजों के ये उदाहरण हैं, ये तीनों ही। और खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम भी आपके इसमें आएंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। तो आप चाहें तो इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। मैं पिक्चर यहाँ पे ऐड नहीं कर पाई, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत टाइम लग गया इसको कवर कंप्लीट करने में। तो इनकी पिक्चर्स मुझे वैसे एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहा इनकी पिक्चर ऐड करना। अगर आप पिक्चर के थ्रू पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। बाकी मैंने आगे भी पिक्चर्स लगाई हैं काफ़ी चीज़ों की। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके खाने में जो नमक होता है ना, और आपकी जो पेंसिल में ग्रेफाइट है, वो भी खनिज है। और इसके अलावा शैल खनिज अवयवों के एक अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। यानी कि जो रॉक होती है ना, एक तरह से मिक्सचर होता है वो कई सारी चीज़ों का, मतलब कंपोजिशन बोलेंगे, मिक्सचर के बदले कंपोजिशन होता है कई सारे अवयवों का। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। शैल जो है जिससे खनिजों का खनन किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क यानी कि कच्ची फॉर्म में जो हमें मिलते हैं ना, ये इनको हम और कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं अयस्क। जैसे कि लोह अयस्क आपने सुना होगा ना, लोह अयस्क वो हमें कच्चे रूप में मिलता है, उससे फिर लोहा तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो लोहा आपके यूज़ में आता है, जैसे दरवाजे वगैरह बनते हैं, कोई भी चीज़ बनती है, वो इसी रूप में नहीं मिलता हमें, वो हमें कच्चे रूप में मिलता है, जिसको लोह अयस्क कहते हैं। ऐसे ही कुछ जो ये मेटल्स हैं हमारे पास, इनके कच्चे रूप जो मिलते हैं, इनके नाम कुछ के अलग मिलेंगे आपको, जो कि आपको पता भी नहीं होगा कि भाई किसका जो कच्ची फॉर्म है उसको क्या कहते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको इसमें भी पता चल जाएंगी। और यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं, यानी कच्चे फॉर्म में है वो, उनसे हमें बनाना पड़ता है जो आपका रियल जो मिनरल है उसको तैयार करना पड़ता है। अब देख लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिजों का निष्कर्षण। वो खनिज जो हमें मिलते हैं पृथ्वी पर, वो हम निकालते कैसे हैं बाहर। भाई ज़मीन के अंदर मिलते हैं वो अलग अलग तरीके से, कोई कुछ ज़मीन के ऊपर ही सतह पर ही मिल जाएंगे, कुछ बहुत गहराई में दबे होंगे। तो उनको निकालते कैसे हैं? तो उनको निकालने के 3 तरीके हैं बेसिकली। एक तो होता है माइनिंग, जिसको हिंदी में कहेंगे खनन। दूसरा होता है ड्रिलिंग यानी प्रवेधन। और तीसरा होता है क्वेरिंग यानी कि आखनन। आखनन जो है आपका, आखनन नहीं, ये जो माइनिंग है, माइनिंग जो है इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, जैसे कि ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। तो आगे हम इनको अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसको कहते हैं खनन। तो आपने अक्सर सुना ही होगा कि भाई माइनिंग जो है, मिनरल्स की माइनिंग होती है, खनन होता है और उनको ज़मीन में से जो है निकाला जाता है। तो नॉर्मल सा जो, अगर हम प्रोसेस की बात करें, भाई जो मिनरल्स को निकालने का बाहर प्रोसेस होता है उसको कहते हैं माइनिंग या फिर खनन। अब आगे बात करेंगे कि भाई जो कम गहराई में होते हैं मिनरल्स, उनको क्या करते हैं हम, पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाल लेते हैं, यानी ऊपर से ही भाई ऊपर की जो लेयर है उसको निकाल लेते हैं। तो ये वाली जो माइनिंग होती है ये कहलाती है विवृत खनन यानी कि ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग ये कहलाती है जिसको हम भाई ऊपर ही रहते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं होते, थोड़ी सी ऊपर की लेयर हटाई और हमने इनको पा लिया, खनन कर लिया इनका। इसको मैं डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ। तो ये होती है ओपन कास्ट माइनिंग, ये वाली जो ऊपर देख रहे हो आप। तो देख रहे हो ना, ज़्यादा गहराई में खुदा हुआ नहीं है ये, तो ऊपर का हिस्सा आप देख पा रहे हो, तो ऊपरी सरफेस भी आप देख पा रहे हो ज़मीन का। तो ये ज़्यादा खोदना नहीं पड़ता इसके लिए, तो ये ऊपर ही मिल जाते हैं मिनरल्स। ये होता है ओपन कास्ट माइनिंग। इसके बाद आता है गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं इंग्लिश में। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, यानी गहरे कुएं एक तरह से बनाए जाते हैं, और बहुत गहराई में जो खनिज होते हैं उनको निकालने के लिए। तो जो वो माइनिंग होती है उसको हम कहते हैं कूप की खनन यानी कि शाफ्ट माइनिंग। अब इसको भी देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम मैंने कुछ इस तरह का लगाया, वैसे ओरिजिनल डायग्राम मुझे कुछ सही नहीं मिला। तो जो ये आपकी जो शाफ्ट माइनिंग होती है ना, शाफ्ट माइनिंग में इस तरह से गहराई में देखो बनाई जाती है माइनिंग, इस तरह से कुएं से खोद दिए जाते हैं, और यहाँ पर लिफ्ट होती है आपके अंदर जाने के लिए, एक तरह से
आपने अगर बाकी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किसी किसी की मूवी में भी दिखाया जाता है कि भाई लिफ्ट से जो है अंदर जाते हैं, और देखो रास्ते भी क्या ही बनाए गए हैं यहाँ पर, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है जाने के लिए अंदर, और देखो माइनिंग करने के कितने तरीके हैं यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हो कलर जो किया हुआ है ये और है, ये अयस्क है। जो ये वाला तो डिस्कवर ही नहीं हुआ, अभी यहाँ पर खुदाई चल रही है, यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है, और ये वाला डिस्कवर हो गया है। तो यहाँ पर रास्ता बन गया, तो यहाँ से ये मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये होता है शाफ्ट माइनिंग, जो कि कुआं सा बना करके और वहाँ से माइनिंग की जाती है। देखो इसका जो रियल पिक्चर है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर देखो कुछ तो ये कुछ में सीढ़ियाँ वगैरह लगा देते हैं, लेकिन कुछ में लिफ्ट वगैरह से ही काम चलता है, ज़्यादा जो गहरे होते हैं, वैसे ज़्यादातर ये गहरे ही होते हैं। देखो ये जो ओपन कास्ट माइनिंग मैंने आपको दिखाया था, ये कुछ इस तरह का साइड से दिखेगा, साइड से कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह के बने होते हैं, ये ऊपरी सतह से ही निकाले जाते हैं खनिज इसमें। तो ये हो गए हमारे दो तरह के माइनिंग। अब आगे और देख लेते हैं। एक होता है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे मिलते हैं, ये ऊपरी सतह पर नहीं मिलेंगे, बहुत नीचे मिलते हैं। तो इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इनके लिए भी कुएं जैसी जो है खुदाई होती है, और इसे कहते हैं प्रवेधन यानी कि ड्रिलिंग। इसको ड्रिलिंग कहते हैं, और ड्रिलिंग कुछ इस तरह से की जाती है, देखो मशीनों के द्वारा की जाती है, ये ड्रिलिंग इस तरह से की जाती है। इसका कोई अंदर का कोई डायग्राम मुझे नहीं मिला, तो ये बाहर की इसकी पिक्चर अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखेंगे ड्रिलिंग कुछ इस तरह से होती है। फिर होता है सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे कहते हैं आखनन। तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है उससे जो हमने देखा था ना ओपन कास्ट माइनिंग, उसमें कुछ डिफरेंट थी पिक्चर, और यहाँ पर आपको अलग दिखेगी। आखनन, आखनन कहते हैं इसको हिंदी में। यहाँ पर देखो आपने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मूवीज़ में भी देखा होगा। तो ये ऐसे ही खोद करके निकाल लेते हैं, ऊपरी सतह पर ही है पृथ्वी पर, ज़्यादा इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आगे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का वितरण, मतलब कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानों में सभी में पाए जाते हैं मिनरल्स। तो धात्विक खनिज जो हैं आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है उसमें पाए जाते हैं। ये पूछा गया था क्वेश्चन धात्विक और अधात्विक के बारे में। तो धात्विक मिलते हैं सिर्फ इन्हीं दो चट्टानों में, ध्यान रखेंगे। और उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप मिले हैं, और दक्षिण अफ्रीका में लोहा मिलता है, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम मिलते हैं, और आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के ये उदाहरण हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है ना एक तरह से कहा गया ना कि धात्विक खनिज जो है आग्नेय और कायांतरित में मिलते हैं, तो वही एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पर। अब बात करेंगे मैदानी और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो अवसादी जो चट्टानें हैं, तीन तरह की चट्टानें होती है ना, तो तीन तरह की चट्टानें होती हैं। दो चट्टानों के बारे में हमने देख लिया जिसमें धात्विक खनिज मिलेंगे, और अवसादी जो हैं अवसादी मिलते हैं हमें अधात्विक खनिज। तो फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, तो फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश में मिले हैं चूना पत्थर निक्षेप, और जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप। मैग्नीज जो है एक तरह से क्या है, अधात्विक खनिज है, और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। तो जो हम बात करें अगर अधात्विक खनिजों की, तो वो यहाँ पर पाए गए हैं इन जगहों पर। और खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई पेट्रोलियम और कोयला कौन से चट्टानों में मिलता है, तो अवसादी में मिलता है। तो यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं, लोहा, तांबा और बॉक्साइट के जो निक्षेप मिले हैं, कहाँ कहाँ पर मिले हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो भारत में भी हैं दो, बॉक्साइट और लोहा के निक्षेप, तांबे के नहीं है। अब देख लेते हैं इनको एक तरह से कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं। कॉन्टिनेंट में कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश में ये मिनरल्स मिलते हैं। एशिया की बात करें तो चीन और भारत में लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं, और ये महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी 3 उत्पादकों में हैं, यानी कि जो प्रमुख उत्पादक हैं वो हैं चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। चीन में और 3 मिनरल पाए जाते हैं, ये वाले शीशा, एंटीमनी और टंगस्टन। ये भी चीन में जो है प्रमुखता से मिलते हैं। और एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। तो और एक पॉइंट ध्यान रखना कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, मतलब स्विट्जरलैंड में कोई मिनरल डिपॉजिट नहीं मिला है। इसके बाद यूरोप की बात करते हैं। यूरोप विश्व में लौह इसका अग्रणी उत्पादक है, यानी प्रमुख है, और रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं, तो ध्यान रखेंगे।
और तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपियन रूस में पाए जाते हैं। तो इनके जो निक्षेप हैं ये मिलते हैं पूर्वी यूरोप में और यूरोपियन रूस में। रूस के दो भाग हैं ना, एक तो यूरोप में पड़ता है और एक पड़ता है एशिया में पड़ता है। अब देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप जो मिलते हैं 3 क्षेत्रों में मिलते हैं, मतलब 3 बड़े बड़े क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों का मैंने अलग से यहाँ पर डिटेल दिखा दी है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड है, कनाडियन शील्ड प्रदेश कहते हैं इसको। तो यहाँ पर मिलता है लोह अयस्क, निकल, सोना, यूरेनियम और तांबा। अपलेशियन क्षेत्र है इसका उत्तरी अमेरिका का, यहाँ पर मिलता है कोयला। और पश्चिमी कॉर्डिलेरा में मिलता है तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप। तो इसको आपको मैप में देखने की तकलीफ नहीं करनी है क्योंकि मैंने मैप यहाँ पर लगा दिया है। कनेडियन शील्ड है ये वाली, जो क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका आप देख रहे हैं पूरा, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है कनेडियन शील्ड, जो कि यहाँ पर आपको कलर में दिख रहा है। और दूसरा हमारा पार्ट था अपलेशियन रीजन था। अपलेशियन रीजन ये है, अपलेशियन पर्वत है यहाँ पर, तो उसी रीजन को कहते हैं अपलेशियन रीजन। इसके अलावा जो तीसरा भाग था हमारा वो था कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा ये पश्चिमी भाग है, ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग है जिसको कॉर्डिलेरा कहते हैं। फिर है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में बात करें तो ब्राज़ील जो है विश्व में उच्च श्रेणी के लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है ये। चिली और पेरू तांबे के प्रमुख उत्पादक है। और टीन के बड़े उत्पादक कौन है? ब्राज़ील और बोलीविया। तो दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज और बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्ट और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। तो खनिज तेल जो है वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू है ये, और कोलंबिया में मिलता है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है, यानी कि बहुत मुश्किल से मिलता है ये। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है, विश्व की प्राचीनतम शैलें, सबसे पुरानी जो रॉक्स हैं वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है और वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बनी थी, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष के बाद। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है, मतलब बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसमें। हीरे, सोना और प्लेटिनम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है ये। और दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। देखो हीरा की बात करें तो हीरा भी इसी कॉन्टिनेंट में मिलता है, बाकी में नहीं था हीरा। और तांबा, लोह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तो तेल जो है वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। देखो हीरा कहते हो ना, हीरा बहुत महंगा जो होता है वो इसी वजह से है क्योंकि कम पाया जाता है। जो चीज़ कम मिलेगी ना वो महंगी ही मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है और सोना, हीरा, लोहा अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। ये तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर मिलता है। ध्यान रखेंगे पॉइंट। अब बात आती है अंटार्कटिका की। तो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है, मतलब ऐसा अनुमान है। अब देखो वहाँ से माइनिंग तो हो नहीं सकती। लोह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ पर उपलब्ध ही है, वहाँ से मिलेंगे नहीं। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मिनरल्स, खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। आभूषण के लिए प्राय कठोर खनिज प्रयोग किए जाते हैं। और तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। बिजली के तार में ले लो या फिर किसी और चीज़ में ले लो, बर्तन वगैरह में ले लो, तो सभी में ये तांबा जो है यूज़ होता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। और एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया, देखो आ गया ना, एल्यूमिनियम का अयस्क जो है ये है बॉक्साइट। तो इसका उपयोग किस में होता है एल्यूमिनियम का? ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग और भवन निर्माण और रसोई के बर्तन में होता है। आपने कढ़ाई देखी होगी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के और भी बर्तन बनाए जाते हैं। खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है भाई, नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म हो गया तो फिर नहीं मिलेगा। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है भाई। जिस स्पीड से हम यूज़ कर रहे हैं ना उस स्पीड से बन नहीं रहे हैं, क्योंकि हज़ारों साल लगते हैं भाई बनने में इनको। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना ज़रूरी है इसमें। यहाँ पर हम संरक्षण की बात कर रहे हैं तो हम यही चीज़ देखेंगे भाई, मिनरल्स का जो यूज़ है कम से कम कैसे किया जाए। तो खनन में भी जो माइनिंग जो होती है ना उसमें भी बहुत बर्बादी होती है। धातु का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। पुनर्चक्रण आप जानते ही हैं, रिसाइकलिंग।
जैसे आपके घर में कोई धातु का सामान होता है भाई, कोई भी तांबा लोहा एक्स्ट्रा होता है तो आप कबाड़ी वाले को देते हो ना, तो वो रिसाइकिल होता है वहाँ से जा करके। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो वो रिसाइकिल के लिए ज़रूर दें, कबाड़ी वाले को दें, आपके आसपास आती होंगे, तो उसको कूड़े में ऐसे ही ना फेंक दें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज़ दी गई है कि हम किस तरह से संरक्षण जो है खनिजों का कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना लिमिटेड मात्रा में है और ख़त्म हो गए तो फिर नहीं बनेंगे, क्योंकि इतने तो आप रहोगे ही नहीं, इतने बन करके हटेंगे। तो यहाँ पर एक तो हम कर सकते हैं कम प्रयोग, रिड्यूस करें भाई, इनका अगर कोई ऑल्टरनेटिव है वो यूज़ करें, उसके बदले जहाँ तक ज़रूरी ना हो तब तक यूज़ ना करें, ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक यूज़ ना करें। इसके अलावा पुनर्चक्रण कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, जैसे कि मैंने बताया, जो आपके पास कोई भी मेटलिक कोई चीज़ है, वेस्ट है, उसको कबाड़ी वाले को दें जिससे कि वो रिसाइकल हो सके। और उसके अलावा जो चीज़ें आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, पुनः प्रयोग कर सकते हो, उसको दोबारा यूज़ करें, फेंकें नहीं उसको। और तो यही चीज़ कर करके हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं मिनरल्स का। तो अपने एंड पर भी थोड़ा सा हमें कोशिश करनी चाहिए एनवायरनमेंट के लिए। इसके बाद आता है शक्ति संसाधन, पावर रिसोर्सेज। तो पावर रिसोर्सेज की बात करें तो इनको दो भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो अभी इनके बारे में ही पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले बात करें कन्वेंशनल सोर्सेज की। ये वे स्रोत हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे इसमें इंक्लूड है ईंधन और जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन और ईंधन जो है एक तरह से परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। इसी का ही डिस्क्रिप्शन अभी हम देखेंगे, भाई ईंधन में क्या शामिल है और जीवाश्म ईंधन में क्या शामिल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल पावर ग्रिड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से आपके मोहल्ले में, गली में ये आपको ग्रिड मिल जाएंगे, और कहीं कहीं पर आपको ये पूरी श्रृंखला मिलेगी जहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई होती है। ईंधन की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम बात करें फायरवुड की, जो जलाने वाली लकड़ी होती है। इसका उपयोग जो है खाना पकाने में और उससे प्राप्त, ये यहाँ पर एक्चुअली ऊष्मा था, ऊष्मा नहीं लिखा गया है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। इसका उपयोग खाना पकाने में और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए होता है, यानी गर्मी प्राप्त करने के लिए। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जैसे कि एक तो था हमारा पावर रिसोर्स कौन सा, ईंधन, और एक था हमारा जीवाश्म ईंधन। तो सेकंड क्या है, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन जैसे कि हम बात करें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं, ये मुख्य स्रोत हैं परंपरागत ऊर्जा के। तो इन खनिजों के भंडार जो है सीमित हैं, लिमिटेड है, हमें लिमिटेड ही यूज़ करना चाहिए इनका। और विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि कोयला है, ये फॉसिल फ्यूल है एक, और वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुतायत में पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन है, लेकिन जैसे इसकी खपत हो रही है ना, तो वैसे ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं। तो इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात और वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर। तो थर्मल पावर प्लांट आपने सुना होगा। और कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है, यानी कि इसको लाखों साल लग जाते हैं। तो कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है, बेरिड सनशाइन इसको कहते हैं। प्रमुख उत्पादक देश हैं इसमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। भारत में है रानीगंज पश्चिमी बंगाल में, और झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में। ये आप देखेंगे एक थर्मल पावर प्लांट है, इस तरह के होते हैं थर्मल पावर प्लांट। इसके अलावा पेट्रोलियम की बात करेंगे जो कि हमारा दूसरा जीवाश्म ईंधन है। ये है गाढ़ा काला द्रव और शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है, यानी चट्टानों के बीच में पाया जाता है, परतों के बीच में। और इसका वेधन है, ये वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी यहाँ पर भी। और फिर क्या किया जाता है, परिष्करणशाला को भेजा जाता है, जिसको हम कहेंगे क्या, रिफाइनरी, इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में समझ में आएगा, रिफाइनरी को भेजा जाता है। और फिर उसको रिफाइन किया जाता है पेट्रोलियम को। इसको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं करते हैं जैसा हमें मिलता है ये। इसके बाद हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं, इससे कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि हैं डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक, लुब्रिकेंट्स। तो इसको काला सोना भी कहते हैं क्योंकि काफ़ी एक तरह से कीमती है ये, कई सारी चीज़ें हमें देता है। प्रमुख उत्पादक हैं
ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। अन्य की बात करें तो अन्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। भारत में बात करें तो भारत में डिगबोई है असम में, और मुंबई में बॉम्बे हाई। कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में भी ये मिलता है। पेट्रोलियम शब्द की बात करें तो लैटिन के शब्दों पेट्रा का अर्थ होता है शैल, और ओलियम का अर्थ है तेल, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ है शैल तेल, यानी जो चट्टानों से मिलता है हमें तेल। नेक्स्ट जो जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल है हमारा, वो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस की बात करें तो पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है ये, और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। यानी जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं ना, ड्रिल करते हैं उससे ज़मीन से, तो तब ये आती है प्राकृतिक गैस। तो घरेलू के साथ साथ औद्योगिक ईंधन है ये, औद्योगिक इंडस्ट्री में भी काम आता है। और प्रमुख उत्पादक की बात करें तो रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड है। भारत में बात करें तो जैसलमेर है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मिलता है, और त्रिपुरा, मुंबई के कुछ तटीय क्षेत्रों में भी ये मिलता है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने भंडार हैं, तो इसकी भी काफ़ी कमी रहती है गैस की, इसी वजह से इसके दाम ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, और यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। तो जो ये प्राकृतिक गैस है सीएनजी के नाम से जानते हो आजकल जो ऑटोमोबाइल ईंधन है, मतलब कि आपको देखो ऑटो में चलता है ये, अब तो उसमें भी चलता है, कार में भी लगता है ये। तो ये जो है पोल्यूशन कम करता है। अब दिल्ली में ज़्यादातर वाहन जो है इसी के हैं, जिसकी वजह से कम जो है पोल्यूशन होता है। हमारे द्वारा जो जीवाश्मी ईंधन है उनके उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है, और जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है भाई, क्योंकि अब हम उन्हें यूज़ किए जा रहे हैं, अब बनते तो इतनी जल्दी है नहीं, ये हज़ारों साल लग जाते हैं। तो भाई अब जैसे वो पानी टपकता है ना टोटी से, भाई कभी ना कभी तो टंकी खाली होगी ना, वैसे ही इसका हिसाब है जीवाश्म ईंधन का, तो कभी ना कभी खत्म होगा ये। तो इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों की दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिव की तरफ हम बढ़ सकते हैं कि भाई इसके बदले अगर कोई और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं तो उसको करें, पहले इनको ना यूज़ करें क्योंकि ये कम उपलब्ध हैं। अब बात करेंगे जल विद्युत की। जल विद्युत जो है बांध के पानी का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या, जल विद्युत। तो विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है इसका उपयोग हम कृषि में कर लेते हैं, और विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। जो पावर हम यूज़ करते हैं ना बिजली, वो इसी से बनती है। और प्रमुख उत्पादक हैं पराग्वे, नॉर्वे, अब ब्राज़ील और चीन। भारत में बात करें तो भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजना इसके प्रमुख जो है उत्पादक हैं। तो कुछ इस तरह से बनती है जल विद्युत। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी है, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला जो देश है वो नॉर्वे था, क्योंकि आपके मन में आ सकता है भाई किसी ने तो पहले बनाई होगी ना बिजली, तो वो इन्होंने बनाई थी, नॉर्वे था वो पहला देश। तो यहाँ पर देखो जल विद्युत परियोजना है जम्मू कश्मीर की, इसका डायग्राम दिया था आपकी बुक में, वहाँ से मैंने ले लिया ये। अब देखो ये जो कुछ परंपरागत स्रोत हैं अभी हमने जो पढ़े हैं, इनके कुछ लाभ और हानि दिए हुए हैं। ये लाभ हानि पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे, बारी बारी से इनके लाभ हानि देखेंगे। खनिज तेल जो है, खनिज तेल के लाभ दिए हैं कि आसानी से परिवहनीय, टैंकरों में एक तरह से इधर उधर ले जाया जा सकता है। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है ये। और हानि क्या है इससे, तेल अभिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का आउटक्षय होता है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है, और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, मतलब ईजिली ये हम बना नहीं सकते। फिर है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के लाभ दिए हैं, क्योंकि इसके हानि नहीं है, तो लाभ ही दिए यहाँ पर। आसानी से परिवहनीय, पाइपलाइनों के थ्रू ये जाती है, और तेल और कोयले से अधिक साफ है ये, तेल से सस्ता है ये। तो इसके लाभ ही लाभ थे, हानि नहीं थी। और इसके बाद आता है ईंधन, जो हमने देखा था ना, जलाऊ लकड़ी, फायरवुड। तो ये जो है इसके लाभ है, सुप्राप्य मतलब इजीली अवेलेबल है, और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा जो हानि है इसकी, संग्रहण में अधिक समय लगता है इसमें, भाई जंगली लकड़ी जो है वो इकट्ठा करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। प्रदूषण फैलाता है, हरितगृह प्रभाव में वृद्धि करता है, और निर्वनीकरण है, यानी कि अगर आप जंगलों से लकड़ी काट करके लाओगे तो वनों का तो नाश करोगे ना। कोयला है जो जिसके लाभ हैं विस्तृत रूप से उपलब्ध है, ये अवेलेबल तो बहुत है ये, और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। बिजली में एक तरह से बिजली बनाई जाती है इससे। और हानि क्या है, प्रदूषण होता है इससे बहुत, और परिवहन के लिए भी भारी है।
जल विद्युत की बात करें तो लाभ है इसके, प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है ये, और सस्ता भी है। हानि क्या इससे, स्थानीय समुदाय का विस्थापन, यानी कि भाई जहाँ पर लगाएंगे हम वहाँ से लोगों को, आबादी को हटाना पड़ेगा, और निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन, मतलब पानी भर जाएगा, भाई बाढ़ आ जाएगी वहाँ पर जहाँ पर लगाएंगे, और स्थापित करने में खर्चीला बहुत है, खर्च बहुत लगता है इसमें। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे आ जाते हैं गैर परंपरागत स्रोत। हमने पहले पढ़े हैं परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेज, अब हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की। तो यहाँ पर बात करें तो जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। सॉरी, गैर नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ होगा परंपरागत स्रोत, क्योंकि वो ही तो थे सोर्सेस जो कि कमी है जिनकी, और अगर इनका उपभोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार खत्म हो जाएंगे और इनसे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। तो कई सारे डिसएडवांटेज हैं उनके, तो इसलिए गैर परंपरागत स्रोत के उपयोग की ज़रूरत है, यानी कि जिनको अब हम पढ़ने वाले हैं इनका उपयोग हम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात आती है गैर परंपरागत सोर्सेस में कौन से इंक्लूड है, तो यहाँ पर इंक्लूड है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस। ये सभी जो है एक तरह से गैर परंपरागत सोर्सेस है। तो सबसे पहले सौर ऊर्जा की बात करेंगे। सौर ऊर्जा जो है सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है इसमें, और सौर सेल जो है ऊर्जा पैदा करते हैं इसमें, सौर सेल लगाए जाते हैं, देखेंगे कैसे। उष्णकटिबंधीय देशों में लाभकारी है, क्योंकि भाई जो सूर्य की गर्मी है ना बहुत ज़्यादा मिलती है, सीधा चमकता सूर्य साल में एक बार, और ज़्यादातर गर्मी मिलती है इन प्रदेशों में। उष्णकटिबंधीय आपको मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर ग्लोब पर जब इक्वेटर पर आप देखेंगे तो इसके आसपास वाला जो एरिया है, कर्क से मकर रेखा वाला एरिया, ये उष्णकटिबंधीय है। भारत का भी साउथ वाला हिस्सा आता है इसमें, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये लाभकारी है। और सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर में, सोलर हीटर में, सोलर ड्रायर, ट्रैफिक सिग्नल में भी किया जाता है। तो पूछा जा सकता है भाई इसका उपयोग किस में होता है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सोलर पैनल लगाए जाते हैं और जो कि इनसे सौर ऊर्जा बनती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है, जो कि सौर ऊर्जा से चलता है, तो ध्यान रखेंगे। पवन ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का अटूट स्रोत है, भाई इतनी अवेलेबल है हवा हमारे पास, जितनी चाहो उतनी एनर्जी बना लो। तो इसके लिए लेकिन चाहिए स्पीड वाली हवा, हाई स्पीड विंड चाहिए इसके लिए, ऐसी वैसी हवा नहीं चलेगी भाई, थोड़ी बहुत नहीं चलेगी। जब तेज़ हवा चलती है, जब काम आती है ये, तो जो तेज़ हवा होती है ये पवन चक्की को घुमाती है, जनरेटर से जुड़ी होती है और इससे फिर बिजली बनती है। मुख्य रूप से तटीय और पर्वतीय क्षेत्र में ये है, अवेलेबल है। और पवन फार्म की बात करें तो ये नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन में ये उल्लेखनीय है ये कंट्रीज। परमाणु ऊर्जा आता है इसके बाद। परमाणु ऊर्जा परमाणु के नाभिक से उत्पन्न ऊर्जा है, और यूरेनियम और थोरियम जो है विखंडन से गुजरते हैं और ऊर्जा पैदा करते हैं, मतलब गर्मी पैदा करते हैं एक तरह से ये, और इनसे फिर क्या होता है, बिजली बनती है। सबसे बड़े उत्पादक हैं यूएसए और यूरोप। भारत में कौन कौन से हैं, भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। ये यूरेनियम की बात कर रहे हैं, ना कि ये न्यूक्लियर पावर की। तो यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं राजस्थान और झारखंड में, क्योंकि भाई उन्हीं से तो बनती है ये न्यूक्लियर पावर। तो थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाडट में बालू में पाए जाते हैं, मोनोजाडट बालू में पाए जाते हैं केरल के, ध्यान रखेंगे ये चीज़। और भारत में अगर ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर में है, और उत्तर प्रदेश में नरोरा, और कर्नाटक में कैगा है। ये पूछे जाते हैं कहाँ पर है ये स्टेशन। अब देखो कुछ इस तरह से बनती है परमाणु ऊर्जा, यहाँ पर विखंडन द्वारा, जैसे वो यूरेनियम और थोरियम से विखंडन द्वारा जो है ऊष्मा बनती है, और फिर ये आगे जाती है टरबाइन वगैरह से, ये जनरेटर से फिर बिजली बनती है। तो ये पूरा जो है इसका प्रोसेस होता है। आगे बात कर लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। तो पृथ्वी से प्राप्त जो ताप होता है उससे ऊर्जा बनती है बेसिकली। आपको पता ही है जो हमारी अर्थ है वो अंदर से कितनी गर्म होती है, तो उसी की जो गर्मी होती है उसी से बनती है ऊर्जा। तो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। तो ये गर्मी जो है ना खुद से ही गर्म झरनों से सतह पर आ जाती है। जब ये गर्म झरनों से सतह पर आती है, कहीं कहीं आपने देखा होगा ठंडे इलाकों में भी आपको गर्म झरने मिल जाएंगे, तो आप कहते हो क्या चमत्कार है ये।
तो ये चमत्कार वही है, जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी है ना वो बाहर निकल रही होती है। तो बिजली उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है ये भी, मतलब इससे भी बिजली बनती है। देखो कितने सारे सोर्सेस हैं बिजली बनाने के। तो खाना बनाना और ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने में ये प्रयोग किया जाता है। अगर इसके उत्पादक यानी एक तरह से जो प्रोड्यूस करते हैं इसको, उनकी बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है यहाँ पर, और इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका आते हैं। भारत में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और पूगा घाटी लद्दाख में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के जो जियोथर्मल एनर्जी जो प्लांट हैं इनके बारे में पूछा गया है। तो ये बनती है कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं टरबाइन लगी होती है, जनरेटर है, और इस तरह से देखो ये प्राकृतिक दरार है यहाँ पर। तो ये इसी के थ्रू तो निकलते हैं ये जो एक तरह से, और यहाँ से देखो भाप निकल रही है। पता चल जाता है ना फिर इससे कि भाई यहाँ पर है जो जहाँ से हम ये बना सकते हैं एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। फिर आती है ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी, और इसको हम कहेंगे क्या कि भाई जो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा है उसी को कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वार के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो वो चैप्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ने, क्योंकि सीक्वेंस अगर आप पढ़ोगे ना तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब आगे मान लो कि आपने ज्वार भाटा पढ़ा नहीं है और डायरेक्ट पढ़ने लगे ज्वारीय ऊर्जा, तो समझ में ही नहीं आएगी भाई क्या है ये बोला। तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, और इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। यानी कि कोई एक नैरो माउथ होगा ना इसका समुद्र का, तो वहाँ पर बांध बनाया जाता है और उससे किया जाता है। उच्च ज्वार की ऊर्जा बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए उपयोग की जाती है। यानी जो हाई टाइड्स है ना वो हेल्प करते हैं ये टाइडल एनर्जी जनरेट करने में। तो रूस, फ्रांस और कच्छ की खाड़ी में जो है ये प्लांट जो है लगाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो कुछ इस तरह से ये बांध बनाया जाता है, और जब एक तरह से जो उच्च ज्वार होता है ना, हाई टाइड जो होते हैं वो तो हेल्प करते हैं टरबाइन को घुमाने में, लेकिन जो निम्न ज्वार होते हैं वो हेल्प करते हैं विद्युत उत्पन्न करने में, बिजली उत्पन्न करने में निम्न ज्वार भाटा का यूज़ है। तो ध्यान रखेंगे भाई कौन सा ज्वार जो है किस चीज़ में आता है, किस यूज़ में आता है। इसके अलावा देखो एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्या विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। तो पहले स्टेशन सभी के दिए गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, उनको ध्यान रखेंगे। जो मैंने बताया है बॉक्सेस में जो जानकारी होती है ना, ये मैंने इसी वजह से साइड में लगाई है जिससे आप इसको ध्यान रखें, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लास्ट है हमारा इसमें बायोगैस। बायोगैस जो है ये जैविक अपशिष्ट, जैसे कि होते हैं मृत पौधे जो है खराब हो गए, वही डेड प्लांट्स हैं, पशु अवशेष हो गए जैसे कि गोबर वगैरह, रसोई का कचरा हो गया, तो ये सभी जो है ना इसको गैसीय ईंधन में परिवर्तित कर देते हैं। ईंधन बन जाता है, एक तरह से फ्यूल बन जाता है गैस के रूप में, तो वे यही कहलाता है क्या, बायोगैस। तो जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। ध्यान रखें गैसेस कौन सी गैसेस का मिश्रण है ये, और खाना पकाने में, विद्युत उत्पादन में ये इस्तेमाल होता है, और जैव खाद का ये उत्पादन करता है। भाई देखो वो तो गैस बन गई, एक तरफ निकल गई, लेकिन जो वेस्ट बचता है ना उससे क्या बनता है, जैविक खाद बन जाती है। तो ये कुछ इस तरह से बना होता है इसका स्ट्रक्चर, और ऐसे जो है ये खाद बनाई जाती है, सॉरी खाद नहीं, बायोगैस बनाई जाती है, और खाद तो इससे हमें ऑटोमेटिकली मिल ही जाती है। तो यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं हमारे, उनके भी लाभ और हानि देख लेते हैं। पीछे हमने कन्वेंशनल सोर्सेज के लाभ हानि देखे थे। तो पवन ऊर्जा की सबसे पहले बात करेंगे। पवन ऊर्जा जो है इसके लाभ क्या है, प्रदूषण मुक्त है ये, एक बार स्थापित होने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत लगती है, सुरक्षित और साफ है। हानि क्या है, ध्वनि प्रदूषण इससे होता है, आवाज़ करती है भाई चलती होगी तो। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा पड़ता है, और रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान आता है, जो ये प्रसारण होता है ना उसमें बाधा आ जाती है, पक्षियों के लिए हानिकारक है ये। तो पक्षी मान लो उसके आसपास आ गए तो चले जाएंगे काम से। फिर सौर ऊर्जा की बात करें, इसके लाभ तो असमाप्य है, ये समाप्त नहीं होगा कभी भी, भाई सूरज तो रोज ही निकलता है, प्रदूषण मुक्त भी है। हानि की बात करें तो खर्चीला है, और स्रोत के विस्तृत होने के से ऊर्जा की बर्बादी होती है। और ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो इसके लाभ क्या है, प्रदूषण मुक्त है ये भी खत्म नहीं होगा कभी, भाई ज्वार भाटा तो आते रहते हैं समुद्र में। और हानि क्या है, वन्य जीवन जो है इनके आवास का नष्ट हो जाना, और दोहन में कठिन होता है ये। इसके बाद परमाणु ऊर्जा की बात करें तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन हो जाता है, इससे लाभ है इसका ये। और हानि क्या है, रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है ये, एक तरह से, जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, खर्चीला भी बहुत है। बायोगैस के लाभ है, कम लागत है, उपयोग में आसान है ये, जैव व्यर्थ का उपयोग हो जाता है भाई, वेस्ट जो है जानवरों का या मनुष्यों का। और
मनुष्यों का तो नहीं है वो जो किचन वगैरह का कचरा होता है वो, और बायोगैस का उत्पादन इससे हो जाता है। और इसकी हानि की बात करें तो हरित गृह प्रभाव का कारण बनता है ये इसमें, क्योंकि 2 गैसें हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो इसके लाभ जो है स्वच्छ पर्यावरण, ये पर्यावरण हितैषी है, स्वच्छ है और हर समय उपलब्ध होती है। और हानि की बात करें तो शहर से दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है, खर्चीला पड़ता है ये, क्योंकि शहरों के पास तो होगा नहीं भाई ये, क्योंकि कहीं पर्वतों वगैरह के पास ही होगा ये चीज़, जहाँ से झरने निकलेंगे। बाकी यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलती रहें। तो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।